जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती 2024 इस एग्जाम पर मैं आगे चर्चा करूं उससे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत ही सोच समझकर इस पोस्ट को भरिए आप, क्योंकि इसे निभाना बड़ा मुश्किल है, कठिन काम है और इस परीक्षा की तैयारी भी कठिन है। वैकेंसी आई है, कोई वैकेंसी नहीं है, ऐसे ही शौकिया तौर पर हम फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो आप अपनी समय और ऊर्जा को खराब करेंगे। सबसे पहले तो आप भली भांति इसके नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। आज के डेट में इस पर वीडियो बनाना कि इसकी योग्यता क्या है, क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं आज हर युवा को पता है। हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रिपेयर करके सही दिशा में अपनी तैयारी को रंग सकें, इस चीज के लिए हम इस वीडियो को देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहली और अंतिम शर्त है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ क्या आप उन फिजिकल योग्यताओं को, यानी शारीरिक जो मापदंड इस परीक्षा के लिए आवश्यक हैं, उनको पूरा कर पाते हैं। ध्यान से पढ़िए। अगर शारीरिक मापदंड की प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं तब आपको इस एग्जाम की तैयारी करने में फायदा है। अगर आप सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर पाते हैं तो पहली और आखिरी शर्त है कि आपको आज की तारीख से ही युद्ध स्तर पर भिड़ जाना पड़ेगा फिजिकल के लिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं केवल एग्जाम निकाल करके या तैयारी करके एसआई बन जाऊंगा तो गलत सोचते हैं, या केवल आप ये सोचते हैं कि मैं फिजिकल में अच्छा हूं, एग्जाम निकल जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। आज की इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच में हर व्यक्ति को अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, और इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ जैसे जगह में, जहां आज इंडस्ट्री वगैरह बहुत कम है, इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना दिखती है। इसलिए हर विद्यार्थी, चाहे वो इंजीनियरिंग करके आया हो, चाहे वो प्लेन बीए करके बैठा हो, इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लंबे समय से पढ़ाने के अनुभव को थोड़ा सा मैं शेयर करता हूं। हो सकता है कि हर टीचर के बताने और पढ़ाने का तरीका, अंदाजा बयां अलग हो सकता है कि कुछ बातें मेरे से मैच ना खाए, तो आपके वस्तुस्थिति को डिपेंड करेगा। और मेरा तो हमेशा से कहना है कि कमोबेश जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कमोबेश सारे एग्जाम की तैयारी का पैटर्न लगभग एक जैसा ही होता है ना। आप संतरे छील के खाएंगे तो आप देखेंगे कि उस संतरे, छीले गए संतरे में कलियां अलग अलग होती हैं, लेकिन सबका स्वाद साइट्रिक है। फिर भी अगर हम एसआई भर्ती की बात करें, दूसरी भर्ती परीक्षाओं में तो ये उपयोगी है ही, लेकिन जब तक आप केवल इस एग्जाम के लिए फोकस नहीं करेंगे तो इतने बड़े सिलेबस को कवर करवाना मुश्किल है। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, प्रारंभिक चरण की। उसके बाद थोड़ा बहुत मेंस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए आपकी तैयारी का आयाम। देखिए, सूबेदार उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, इन सब पोस्ट पर कुल 100 प्रश्नों का एक पेपर होगा जिसमें 300 नंबर होंगे और कुल टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। इस 2 घंटे के भीतर में आपको 300 नंबर के इन प्रश्न पत्र को हल ही नहीं करना है, बल्कि मेरिट पे आना है। मेरिट पे आएंगे तब जाकर के अगले चरण में पहुंच पाएंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए ध्यानपूर्वक तो 60% जो है आपका जीएस पोर्शन है, 40% जो है वो एप्टीट्यूड प्लस लैंग्वेज है। इस 60% वाले हिस्से में 35 मार्क्स आपका जीएस है और 25 मार्क्स आपका, मान के चलिए कि एग्जैक्ट मान के चलना नहीं है, छत्तीसगढ़ है। लगभग आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 60-40 के आसपास का रेशियो है। मतलब आप किसी भी एक सब्जेक्ट की उपेक्षा करके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं जीएस के इस पोर्शन की, तो आप ध्यान से समझिएगा। जीएस वाला जो पार्ट है, सामान्य अध्ययन, जिसमें आप देख लीजिए कि एक 8 सब्जेक्ट दिए हैं। पीएससी इस भर्ती परीक्षा को ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो इसका मतलब है कि अपने सिलेबस को लगभग
लगभग हर एग्जाम में जैसा रखता है वैसा ही रखेगा। एक परिवर्तन है, कई बार कुछ ऐसे एग्जाम्स हो जाते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि पीएससी प्री का या दूसरी भर्ती परीक्षा को कॉपी कर दिया है, तो इस बार ऐसा नहीं है। बहुत सिलेबस को ध्यान में देखेंगे थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा। इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक, साइंस, कला संस्कृति, करंट और आपका पर्यावरण, ठीक है, ये 8 टॉपिक हैं और इसमें से 35 क्वेश्चन आएंगे। मतलब मान के चलिए कि हर एक टॉपिक से 8 पंचे 40, किसी से 5 किसी से 4 एवरेज आएगा। इतिहास से, संविधान से, भूगोल से, विज्ञान से और बाकी से भी 5-5 क्वेश्चन आप एवरेज मान लीजिए। यानी अगर आपको इन 5 प्रश्नों को पढ़ना, इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आपको पूरा भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर हम तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम तैयार करें, तो उस तरीके पर हम चर्चा करें। तो आप समझ लीजिए कि आप जो आपका 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, उस 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कैसे करना है, आप समय तय कर लीजिए। अगर आपके पास निश्चित तौर पर दिन में कम से कम आपको 5 से 6 घंटे देने होंगे। कोई व्यक्ति अगर वर्क कर रहा है तो उसे तो कम से कम 4 घंटे देने पड़ेंगे, उस 4 घंटे के बगैर नहीं होगा। यानी आपको मिनिमम जो है, जिसका रेशियो ज्यादा है और जिस सब्जेक्ट पे आपको जहां से क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है और जो पार्ट आपसे अच्छा से बन जाता है, उसको छोड़ करके आप टाइम को 60% रेशियो 40% में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास मान लिया जाए कि 6 घंटा है तो 4 घंटा जीएस को दे दीजिए, 2 घंटा एप्टीट्यूड को दे दीजिए, ठीक है। अपन ये मान के चलते हैं आपको मिनिमम 6 घंटा देना है और उस मिनिमम 6 घंटे में आपको 4 घंटा जीएस के लिए और 2 घंटा एप्टीट्यूड के लिए, या आप चाहें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, आप 3.5 घंटा और 2.5 घंटा का रेशियो में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप मान लिया जाए कि मैं मान के चलता हूं कि आप 3 घंटा जीएस को दे रहे हैं, जिसमें 2 घंटा आपको इंडियन जीएस को देना पड़ेगा, 1 घंटा छत्तीसगढ़ को देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ थोड़ा सरल है और उसमें उतना मेहनत नहीं लगेगा, बस आपको कंटिन्यूशन चाहिए। तो ऐसी अवस्था में इस पे समय देना ज्यादा सही है इसकी तुलना में। 2 घंटे का समय आप दे रहे हैं तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, यानी मिनिमम मुझे अगर 4 महीने का समय मेरे पास है तो किसी भी कंडीशन पे 1 महीने में कम से कम 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं और 4 महीने में 8 सब्जेक्ट। 4 महीने का हम टाइम लेके चल रहे हैं। 1 महीने में अगर 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं तो आप चाहे तो सुबह शाम पढ़ सकते हैं या अपनी सुविधा के हिसाब से उसे खत्म कर सकते हैं। भारत के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, इस वाले पार्ट में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन है, मतलब आधुनिक तो है ही। इस क्या डिफाइन किया गया है डिटेल नहीं है, तो यहां से कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह जो आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं उसके आधार पर अगर आप समझेंगे तो आपको एक क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का रेशियो हमेशा ज्यादा रहेगा, मध्यकालीन भारत का रेशियो कम रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, खास करके सबसे पहले आप आधुनिक भारत पढ़िए। आधुनिक भारत के वो इलाके जहां से परीक्षा में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, यूरोपियों के आगमन से लेकर के 1947 की आजादी तक, स्वतंत्रता अधिनियम तक, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक आपको कंप्लीट जाना, जिसमें हर चीज कंपलसरी है। जिन इलाके से क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं, आंदोलन, कृषि आंदोलन, 1857 की क्रांति, सामाजिक सुधार आंदोलन, गांधी जी और उनका आगमन, ये जितने भी पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, उन सभी पार्ट से आपसे क्वेश्चन बनने अनिवार्य हैं। खास करके ये पोर्शन जो है यूपीएससी, एसएससी, सीजीपीएससी सभी में कॉमन रहता है और सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री से यहाँ से आने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से करिए, मॉडर्न हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़िए और जिन इलाके से क्वेश्चन आते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत में भी आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है आपको कंपलसरी है, वैदिक कालीन सभ्यता पढ़नी कंपलसरी है, मौर्य कालीन पढ़नी कंपलसरी है, गुप्त कालीन पढ़नी कंपलसरी है, मुगल काल आपको पढ़ना कंपलसरी है। जहां से यहाँ से एक मैंने एग्जांपल दिया, ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ वहां से क्वेश्चन कंपलसरी ही आएंगे, आप गारंटी मान के चलिए, है ना, ठीक है। इस तरीके से आप मध्यकालीन में से आप इंपॉर्टेंट चूज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारत का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक भूगोल, खास करके भौतिक भूगोल से क्वेश्चन बहुधा पूछेगा, ठीक है।
आर्थिक भूगोल से भी पूछे जाने के चांसेस हैं। सामाजिक भूगोल से एक आध क्वेश्चन आएगा तो बन जाता है। स्पेशली अब जो भौगोलिक क्षेत्र वाला है हिस्सा है, पठार, पर्वत, नदी, इन सबको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इंटरेस्टिंग सिलेबस है। लेकिन एक खासियत है इस टॉपिक की कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एम लक्ष्मीकांत को चाटने की जरूरत नहीं, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सेलेक्टेड पार्ट पढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार भाग 5 पढ़ना कंपलसरी है, मौलिक अधिकार पढ़ना कंपलसरी है, 3 तत्व पढ़ना कंपलसरी है, मौलिक कर्तव्य पढ़ना कंपलसरी है, संसदीय व्यवस्था पढ़ना कंपलसरी है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना कंपलसरी है, राज्यपाल पढ़ना कंपलसरी है। ऐसे करके इसमें जो मेन जो टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण भाग हैं, उन महत्वपूर्ण भाग को आप जरूर पढ़िए। सबको नहीं पढ़ना, एकदम बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, आपको सारे आयोग को नहीं पढ़ना है ना। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे पढ़ना है। जब आप, मैं बताऊंगा आगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब, तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप वहां कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम पहुंचेंगे अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में आपको लिमिट पढ़ना है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है। जो मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है, जीडीपी, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनआई, ठीक है, वाला पार्ट, अर्थव्यवस्था के सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या आगे जो है मुद्रास्फीति वगैरह, जहां से क्वेश्चन आता है, कोर पार्ट पढ़ना है, सभी को नहीं पढ़ना है इसमें से, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप 6वीं से लेकर के 10वीं तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए साइंस के लिए, या फिर लूसेंट का बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मार्केट में जो भी अवेलेबल होगा बुक उसका प्रयोग कीजिए। उसके बाद पर्यावरण कंपलसरी, देखिए इसलिए इसके साथ में नहीं दिया है बल्कि पर्यावरण दिया है। पर्यावरण की जो सबसे अच्छी बुक हो आपको मार्केट में, उसको पूरा पर्टिकुलर एक बुक लीजिए, आप पढ़िए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं, इसको लेकर के आप भी तैयारी कर सकते हैं वहां पे। तो पर्यावरण का पार्ट से क्वेश्चन कंपलसरी आना तय है। इस तरीके से दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग है, तो वहां आप सेलेक्टेड पार्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। करंट और खेल तो आपको जिस दिन से वैकेंसी निकली है उस दिन से आपको पढ़ना शुरू कर देना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज चैनल देखिए, समाचार पत्र पढ़िए, और एक पत्रिकाओं का अध्ययन लगातार कीजिए। अंत में जब एग्जाम होने वाला रहेगा तो पूरे 4 से 6 महीने का एक कोई भी किसी कोचिंग सेंटर का एक पकाया आप करंट अफेयर्स का बुक रिवीजन करने के लिए सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स तैयारी अभी करना शुरू कर दीजिए, है ना। ये हो गया छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए। सबको पता है कि हरिराम पटेल से अच्छी पुस्तक नहीं है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो आप जो लेटेस्ट एडिशन होगा उस लेटेस्ट एडिशन को ले आइए, ठीक है। और आप दूसरे प्रकाशन का बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी बुक है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का पूरा पार्ट जो सिलेबस में दिया है उसको आपको करना है, तो दूसरे सारे भर्ती परीक्षाओं में काम आएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। ये हो गया 35, ये हो गया 25, मतलब आप 60 क्वेश्चन यहां से आपने कंप्लीट कर लिया। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। जो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएंगे, कुल 15 अंक के। जो 5 प्रश्न आएंगे वो भी कीमती हैं। कंप्यूटर की तैयारी आप कर सकते हैं, कोई भी मार्केट में जो बुक है उसको लेकर के आप जब सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपको तकनीक के साथ काम करना पड़ेगा। तो सामान्य कंप्यूटर की जानकारी तो आवश्यक है, ये मांग है, इसलिए कंप्यूटर भी होना जरूरी है। तो इसे भी आप पढ़िए, भले अभी मत पढ़िए, आखिरी में पढ़िएगा, समय नहीं है तो। मेन कोर टॉपिक को पहले खत्म करते हैं, इसके बाद पहुंच जाएंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गणित और रीजनिंग। हर व्यक्ति इसकी उपेक्षा करता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, बायो वाले हैं, और इस पार्ट की उपेक्षा करते हैं, तो मैथ्स वाले या इंजीनियर वाले उड़ा ले जाएंगे नौकरी। इसलिए अलर्ट रहिएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है। और क्योंकि बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से 10-20 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि एक नंबर पे मार्क्स, एक नंबर भी डिपेंड करता है। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करना है आपको। मैं एक बुक लिस्ट बनाऊंगा अगले वीडियो में, इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक सही होना चाहिए, ये भी एक चर्चा का विषय है, जरूर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स, इस टॉपिक को आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
एज इट इज जैसा सिलेबस है। मैथ्स में वही सारी चीजें दी गई है अपने को। क्या क्या दिया है मैथ्स में, ध्यान रखिएगा। मैथ्स में आपको दिया है औसत दिया है, परसेंटेज दिया है, स्पीड टाइम दिया है, साधारण ब्याज दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, रेशियो दिया है, परसेंटेज दिया है, रेखा कोण दिया है, समतलीय आकृतियां दी गई है, वही जो हर एग्जाम में लगभग कॉमन रहता है। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने हैं आपको, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने हैं ताकि वहां समय खराब ना हो, ट्रिक्स का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग वाला जो पार्ट है, उस रीजनिंग वाले पार्ट को आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि रीजनिंग सरल है, लेकिन परीक्षा में बनता नहीं, और वहां 2-3 क्वेश्चन भी नहीं बन पाया टाइम पीरियड पे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए इन 2 सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको जो 4 घंटे बताए हैं उसमें से 1.5 घंटे आप इसको दे सकते हैं, या 2 घंटे कम से कम दीजिए। 1.5 घंटा मैथ्स, आधा घंटा रीजनिंग, या 1 घंटा रीजनिंग और 1.5 घंटा मैथ्स। ये कंपलसरी 2.5 घंटा, भले आप इधर बाकी सब्जेक्ट को फिलहाल के लिए छोड़ दें। इसके बाद आगे की ओर जाएंगे तो हिंदी सरल पड़ता है ऐसा हमको लगता है, लेकिन जो उसमें खास करके ग्रामर वाला पार्ट है उसको तो आप जरूर पढ़िए। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अच्छी पुस्तकें आती हैं, उन पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और अंग्रेजी तो सबको पता है कि किसी का अच्छा नहीं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उस पर भी देखिए बहुत ज्यादा आपको नहीं दिया गया है। इंग्लिश उसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ग्रामर वाला पार्ट दिया है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। शिक्षक भर्ती जैसा नहीं कि आपको थ्योरी पढ़ना है या पेडागोजी सॉल्व करना है। तो टू द पॉइंट जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम रखें और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। 2 चीजें समझ लीजिए, एसआई भर्ती परीक्षा जो हुई है वो एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए, पढ़ लीजिए आप एक बार पूरी तरह से, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है कि आपको अभी से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने अनिवार्य है। प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करेंगे हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस जो है व्यापम और पीएससी का है, जो भी मार्केट में अच्छी बुक है उसे लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जैसे जीएस के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिए और शुरू से सॉल्व कीजिए। जैसे मैं आधुनिक भारत में, मैं मान लीजिए कि सामाजिक सुधार पढ़ रहा हूँ, धार्मिक और सामाजिक सुधार पढ़ रहा हूँ, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार पढ़ लिया मैंने, कंप्लीट किया, तो उसमें के जो सवाल आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लेके सॉल्व करें। ये सारे सब्जेक्ट पे होने चाहिए, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में करते जाने पड़ेंगे। और एक सजेशन दूंगा कि कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट है आजकल बहुत कम मूल्य पर, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, हमारे से मतलब नहीं है, किसी से भी आप, जहां आपको सुविधा हो, अनुकूल हो, आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपडेट रहें, पहला चीज। दूसरा चीज, अपडेट होने के साथ साथ जो है, जो गलतियां आप यहां करेंगे वहां आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। इसीलिए एनी हाउ जो है, अगर आप टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ में, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, तो बेस्ट तरीका होगा वो, ठीक है। ये हो गया हमारा प्री की एक छोटी सी स्ट्रेटेजी। इसके बाद मेरा ये कहना है, हमेशा से कहना है कि अगर आप तैयारी इस तरीके से करेंगे ना, आप समझिए मेरी बात को, तो अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेंस का जो सिलेबस है लगभग हमारा इस प्री से कहीं ना कहीं मैच करता है। 200 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा, जैसे विज्ञान है, आधुनिक भारत है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। तो यहाँ से अगर आप बहुत डिटेल से पढ़ते हैं पढ़ने के दरमियान, तो आपको यहाँ पर तकलीफ बहुत कम हो जाएगी। इस बात को आप समझिए, है ना। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो वृहद तौर पर रहेगा, सेकेंड स्टेज पर रहेगा। ये मान के चलिए कि यहाँ पर 2 लाख लोग दे रहे हैं, तो वहां पर जो 20 गुना प्रत्याशी होंगे, जो भी पोस्ट है 341 वगैरह का, उतने लोगों के बीच में ही कंपटीशन होगा, तो जो भीड़ है वो छट जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ही रहेगा। जो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दिया वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए आप इस चीज को कि एनी हाउ जो है, देखिए जो सिलेबस हमको दिया है मेंस का, वो सिलेबस कहीं ना कहीं प्री से एकदम बिल्कुल भरपूर तरीके से मैच कर रहा है। सारे जो पार्ट हैं, है ना, यहाँ देख सकते हैं आप, सारे जो पार्ट हैं, मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आपका साइंस का, आपका एप्टीट्यूड का, आपका जीएस का, आपका रीजनिंग का, आपका मैथ्स वगैरह का लगभग सारा जो पार्ट है वो सिमिलर मैच कर रहा है। दोनों को आप मैनेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, साथ में तैयारी कीजिए। और नहीं भी कर सकते हैं तो आप कम से कम प्री को ऐसा तैयार कीजिए कि प्री क्लियर होने के बाद आपको मेंस में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि वहां समय कम पड़ जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा रिव्यू है किस तरीके से हम अपने इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत रहेगा। सभी को थैंक यू और इस भर्ती की शुभकामनाएं। अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए।